हेलो फ्रेंड्स। मैं एम ए हक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली और आईआईपी में गेस्ट फैकल्टी होने के साथ साथ मैं विगत 12 वर्षों से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को दिल्ली के टॉप मोस्ट कोचिंग संस्थाओं में मार्गदर्शन करता आ रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करता हूं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस परीक्षा में क्वालिफाई हुए और उच्च पदों पर नियुक्त हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है पीटी का, और इसके बाद मेन एग्जामिनेशन जो है वो 8 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। और मेन एग्जामिनेशन पीटी के तरह नहीं होते, बल्कि ये बहुत डिफरेंट होता है। ये सब्जेक्टिव होता है, ये सिलेक्टिव होता है, और इसमें अगर आप बेहतर करते हैं, बेहतर मार्क्स को लाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आप उस मार्क्स के साथ इंटरव्यू में जाते हैं। अगर आपके मेन में अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में अगर आपको कुछ कम भी मार्क्स मिला तो भी आप सिलेक्शन आपका निश्चित तौर से होगा। इसीलिए हमेशा मेन एग्जामिनेशन को बहुत गंभीरता के साथ लिया जाता है। बहुत राइटिंग प्रैक्टिस इसमें की जाती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें हर सब्जेक्ट के जो मेन एरियाज हैं उस पर हमें फोकस करना होता है। अगर हम आपको इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर के डिस्कस करें, तो आप जानते हैं कि ये एग्जामिनेशन जो है वो लगभग 7 पेपर में विभक्त है, डिवाइडेड है। Each पेपर कैरी 250 मार्क्स एंड 3 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाता है। कौन कौन से पेपर होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि निबंध ऐसे का पेपर होता है, जिसके बाद GS1, फिर GS2, फिर GS3, GS4, ये मिला के 5 पेपर हो गए। और इसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, दैट इज कॉल्ड 7 पेपर, यानी 1750 नंबर का ये मेन एग्जामिनेशन होता है। लेकिन जो लोग पहली बार इस एग्जाम में जा रहे हैं, उसे शायद ये नहीं पता होता कि इस एग्जामिनेशन में 2 कंपलसरी और क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें से एक इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा हिंदी का पेपर होता है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, बल्कि इसको जस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। कितना नंबर होते हैं जिसमें कि आप इन पेपर को क्वालिफाई करें? जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, तो सामान्य रूप से अगर 300 में आप 80-90 नंबर लाते हैं, तो निश्चित तौर से आपका जो ये कंपलसरी पेपर है वो आपका क्वालिफाई हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये पेपर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके जीएस के अन्य पेपर। उसकी वजह यह है कि अगर क्वालिफाइंग पेपर में, यानी जो आपका कंपलसरी पेपर है क्वालिफाइंग पेपर, अगर उसमें कोई व्यक्ति पास नहीं करता, स्टूडेंट पास नहीं करता, तो उसके जीएस, ऑप्शनल और निबंध के कॉपी चेक नहीं होते। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में ये देखा गया कि मुख्य परीक्षा में अगर 10,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, तो उसमें से लगभग 1200 स्टूडेंट इस क्वालिफाई पेपर या इस कंपलसरी पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो इसे बहुत ही हल्के में लेते हैं और इसका दुष्परिणाम वो भुगतते हैं। तो आइए हम आपको उन पेपर्स के बारे में जानकारी दें। इससे पहले मैं आपको एक बात की जानकारी और देना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना का समय है, और कोरोना काल में सारे शैक्षणिक संस्थानों को प्रिकॉशन के लिए बंद रखा गया है। अतः ऐसे स्थिति में आपको जो भी मार्गदर्शन या जिस तरह का भी आपको गाइडेंस क्लासेस उपलब्ध होंगे, वो ऑनलाइन के थ्रू है। मैं ऑनलाइन में आपके लिए 2 तरह के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया हूँ जो हमारे चल रहे हैं।
एक हमारा कोर्स है 6 to 8 में फाउंडेशन बैच, जो 2021 या उसके बाद जो एग्जाम देंगे उनके लिए। और दूसरा हमारा जो बैच है वो मॉर्निंग में है, जो कि 8 जनवरी को मेन एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे उनके लिए। इसमें हम दो तरह के चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला है कि हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका जनरल स्टडीज का और ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट लेते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो क्रैश कोर्स 5 डेज का होता है, यानी मंडे टू फ्राइडे, उसमें हम जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो सेलेक्टिव टॉपिक है, उसको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आप इस को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स को एक्वायर करें। ये इसमें सारे टॉपिक्स उन लोगों के लिए भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीपीएससी का एग्जाम 22 जनवरी से एक्सपेक्टेड है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यूपीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस लगभग समान है, तो उसको हम लोग इस टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के माध्यम से संपन्न कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने इस दौरान जो है कोरोना के समय हॉक स्टडी सर्किल का गठन किया, और उस हॉक स्टडी सर्किल के माध्यम से हम आपको सारी जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। अब हम आपके साथ जो पैटर्न है एक बार उसको मैं एक संक्षिप्त रूप से आपसे डिस्कस करके फिर हम आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए पहले हम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के बारे में। देखिए ये यूपीएससी का पैटर्न है, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस इस प्रकार से होते हैं। इसमें कंपलसरी पेपर इंग्लिश एंड कोई भी इंडियन लैंग्वेज, ज्यादातर लोग हिंदी लेते हैं। इसके बाद ए से जीएस के 4 पेपर हैं यहाँ पर, फिर ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। ये इसके टाइमिंग है। देखिए, कंपलसरी पेपर के लिए 300 मार्क्स हैं, 3 आवर्स के हैं। इसी तरह से इंग्लिश के लिए है। ऐसे के बाद जितने भी हैं उन सभी के लिए आवर्स तो 3 है, पर मार्क्स जो हैं वो ओनली 250 है। अब आइए हम आपको सीधा क्वेश्चंस पेपर पे जाते हैं, और क्वेश्चंस पेपर के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी में कंपलसरी पेपर, विशेष करके इंग्लिश के जो पेपर होते हैं, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, और उससे कितना मार्क्स आप अगर आप लाते हैं तो फिर उसके जो पेपर है वो क्वालिफाई होते हैं। तो अभी हम आपके साथ क्वेश्चन पेपर को देखते हैं स्क्रीन पे। आइए फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी के क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश को लेकर के। मैंने ये डिसाइड किया है कि हम आपको एक वेब सीरीज के थ्रू जितने भी पेपर्स होते हैं, निबंध, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि पढ़ाता भी हूँ और मैं IIPA के साथ भी संलग्नता है मेरी, तो मैं आपके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेकर के भी जो उसके कोर एरिया है उस पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज जो है कंपलसरी पेपर, उसमें जो है इंग्लिश। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश, है ना। ओके, तो देखिए अभी जैसे हमने आपको बताया कि इस पेपर में अगर आप ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप 300 में से, मेरा यह मानना है, या जो इसका जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये कहती है 300 में कि अगर आपने इसमें 80 to 90 मार्क्स लाते हैं आउट ऑफ 300, तो आपके पेपर क्वालिफाई हो जाते हैं। अब जरा हम इसके जो नेचर है उसको हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट होती है।
तो आइए हम देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला पार्ट होता है राइट एन एसे अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी आपको एक 100 वर्ड्स का एसे लिखना होता है, और ऐसे लिखते समय बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो निर्धारित वर्ड है उस वर्ड सीमा का फॉलो करें। ज्यादा मत लिखिए। आप 550 टू 650 के बीच में ऐसे लिखिए, है ना। 650 के बीच में आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है। तो जो निर्धारित सीमा है उसको ध्यान में रखना है। और ये कितना है, 550 से 650 तक आपको लिखना है। ओके। एंड इसके बाद फिर आपके पास आपको क्या दिया जाता है वो यहाँ देखते हैं हम लोग। कि इसके बाद ये होता है कि इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इसमें देखते हैं। इसमें दिया जाता है कि योर आंसर जो है, इसमें 5 क्वेश्चंस के एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको समझना है। और इसके साथ आपको उस पैराग्राफ के आधार पर आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो देखिए ये पैराग्राफ दे करके आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए कहते हैं। बेसिकली इसका उद्देश्य यह होता है कि आप पैराग्राफ को कितना समझते हैं और उसके आंसर को आप किस प्रकार से फॉर्मेट कर पाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को इंग्लिश की जानकारी होना जरूरी है। आप कहीं पर भी पोस्टेड हो सकते हैं, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, आप आईएफएस में भी जा सकते हैं, जहाँ की विदेशों में आपको जा करके काम करना होगा। तो इंग्लिश की एक समझ होनी जरूरी होती है। तो वो पैराग्राफ के माध्यम से आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, और इसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो 75 नंबर के मार्क्स होते हैं वो प्रीसी राइटिंग होता है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रीसी राइटिंग। प्रीसी का मतलब होता है संक्षेपण करना। आप उसको जो है संक्षेप कीजिए, और यहाँ पर लिख दिया है कि आप कितना संक्षेप कीजिएगा। तो 1/3 आपको संक्षेपण करना है। अब इसके लिए क्या होता है कि आपको एक अलग से सेट में दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए वर्ड दिया हुआ है ना, 882 वर्ड दिया हुआ है। तो इसका अगर आप 1/3 करेंगे तो 1/3 का मतलब इसका लगभग आप कह सकते हैं कि 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 200 समथिंग के आसपास होगा, 290 के आसपास होगा। तो आप 290 में इसको लिखना है। और इसके लिए आपको ऑलरेडी एक सीट दिया जाता है, और उस सीट के अंदर ही आपको इसको लिखना है, जिसमें कि हर खाने में आपको एक वर्ड लिखना है। ओके। तो ये प्रीसी राइटिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि एज इट इज नहीं उतारना है, बल्कि उसको पढ़ करके, उसको समझ करके, उसका 1/3 जिस्ट आपको लिख देना है। ओके। एंड ये 3 चीज होने के बाद फिर नेक्स्ट जो चीजें होती हैं उसको हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट देखिए, आप देखिए कि करेक्शन के लिए, कि ग्रामेटिकल अगर कोई करेक्शन है तो उस करेक्शन को आप करना है। ओके। कि क्या इसमें करेक्शन हो सकते हैं। तो उस तरह का जो करेक्शन होता है उसमें जनरली आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन का मिस्टेक होगा या नाउन का मिस्टेक होगा, है ना। तो एक ग्रामर का जो एरिया होता है आपको उसको पढ़ना है, और उस ग्रामर का एरिया को पढ़ने के लिए आप कोई भी बुक, जो बेसिक बुक होता है, उसे आप ले सकते हैं। केपी ठाकुर ले सकते हैं आप, मेड, या और इंग्लिश के कई और भी बुक्स आते हैं, ब्रेनन मार्टिन के बुक्स आते हैं, उसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और ये सब तैयारी आपको अपने मेन पेपर के साथ साथ करते रहना चाहिए। इसी प्रकार देखिए आप कि इसमें फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, और वही ग्रामर का कुछ पोर्शन है जिसके अंतर्गत आपको इन चीजों को देना पड़ता है। तो ये भी आपको केपी ठाकुर के थ्रू हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आप इस वर्ब का सही रूप से जो है रीड करें। जैसे द मैन रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई एंटर्ड द रूम।
तो वो वर्ब का क्या रूप लगेगा, कि थर्ड पर्सन लगेगा कि फर्स्ट पर्सन लगेगा। अब जानते हैं ना, वर्ब V1 V2 V3, तो इस तरह के चीजों को आपको ग्रामर के बुक से पढ़ना है। फिर राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, तो 5 का एंटोनिम्स लिखना है। इसके बाद डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं, कि उसको बनाना है। ग्रामर का पोर्शन है ये, और देखिए ये 10 नंबर का ये भी है। ओके, एंड फिर आता है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स मेक सेंटेंस द ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली। एंड मतलब आपको जैसे कुछ शब्द है दिया हुआ, और उस शब्द को आपको सेंटेंस में लिखना है, ताकि उसके मीनिंग जो है वो क्लियरफुली जो है उसमें दिख जाए। तो ऐसे में बहुत सरलता के साथ लिखना है, बहुत सरल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नहीं लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द टू फिल द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स है उसमें आप क्या एक एप्रोप्रिएट वर्ड को जो है आप यूज कर सकते हैं, ये भी पार्ट ऑफ ग्रामर है। ओके, कुछ आप जानते हैं कि कुछ फ्रेज वगैरह होते हैं, तो ये फ्रेज जो है इसमें आपको पढ़ना है। तो ये बेसिकली आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये पेपर आपके कंप्रिहेंशन, रीडिंग, ग्रामर के नॉलेज, वर्ड्स के कुछ नॉलेज, कुछ फ्रेज के नॉलेज, इन सब के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता है, और आप इसको बहुत अच्छे से लें। जैसे अभी हमने आपको कहा कि इस पे जो मार्क्स होते हैं, इस पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो ये देखा गया है कि सामान्य रूप से वो कितना होता है, तो वो 80 से 90 होता है, 80 to 90, 80 to 90, है ना, 300 में। तो कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इसमें से मान लीजिए कि 150 नंबर या 200 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली है 80 to 90 मार्क्स आ जाएंगे, पर और बाकी को छोड़ देते हैं। पर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इसके टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसका कारण यह है कि एग्जामिनर यहाँ पर आपके जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उस भाषा की जानकारी आपसे देखना चाहता है, आपको कि आपको क्या फ्रेज आते हैं या नहीं आते हैं, क्या आपको करेक्शन करने के लिए जो सेंटेंस दिए गए वो आते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसे में कुछ लिखना पैराग्राफ आता है कि नहीं आता है। इसलिए मेरा आपके साथ, मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि इसमें से जितने भी पोर्शंस हैं उन सब को टच कीजिए, उन सब पर उस अपने आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, कुछ जैसे मान लीजिए कि 5-6, जैसे देखिए अगर फ्रेज 5 का है, अगर आपसे छूट जाता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, पर ये ट्राई करना है कि आप पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, और अगर आप इसमें जरा सा भी ढिलाई बरतते हैं, तो आपके साल भर की जो मेहनत है वो उस पर खामियाजा होता है। तो ये है आज का इंग्लिश के संदर्भ में, कंपलसरी पेपर के संदर्भ में आपके लिए मैंने जो एक वीडियो लाया क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान से देखिए। एंड इसी तरह से हिंदी का होता है, तो मैं हिंदी का क्वेश्चंस को एक बार आपको दिखा दूंगा अभी, और उसके बाद हम अगला जो सेशन हमारा होगा, उस सेशन में हम आपके साथ उस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जीएस के कौन कौन से पेपर होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आपको एक हिंदी का क्वेश्चंस का जो स्वरूप है उसको हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी कंपलसरी है, और तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, 1 सेकंड में। हाँ, ओके, देखिए ये हिंदी का पेपर होता है जो आप क्वालिफाई करेंगे, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये भी देखिए 300 नंबर के पेपर होते हैं, और 3 घंटा का समय होता है। इसमें भी क्वालिफाइंग के लिए आपको 80 to 90 नंबर चाहिए, पर इसमें भी उसी बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि आप 150-200 नंबर अटेम्प्ट करके फिर छोड़ दें,
और आप आराम करने लगे। बिल्कुल ऐसा ना करें, इसको आप पूरा अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। अब अगर आप इस क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो देखिए इसमें भी एक निबंध लिखना है 600 वर्ड का, तो ऑब्वियसली है कि आप लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज के 5 क्वेश्चंस का जवाब आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को लिखना है एंड फिर आप आगे आएंगे तो फिर इसी तरह से इसमें एक प्रीसी होगा, और देखिए इसमें प्रीसी है और इसमें लिख दिया गया है कि इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं, यानी आप हेडिंग नहीं देंगे, इसका अपने शब्दों में इसको लिखेंगे। इसमें लास्ट में वर्ड दिया होता है 752, तो आप मान के चलिए कि ये आपको लिखना है 250 वर्ड्स में। इसके लिए एक अलग से आपको पेपर मिलता है। किस तरह का पेपर मिलता है प्रेसी का हम अभी आपको डिस्कस कर देंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इसी तरह से देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि इसमें एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और वो 20 नंबर का होता है। इससे ये देखा जाता है कि आप क्या ट्रांसलेशन करने में सक्षम है या नहीं है, ये सारी चीजें। तो एक तो ये होता है। फिर इसी तरह से 20 नंबर का एक इंग्लिश का पैसेज होता है जिसको कि आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना होता है। दोनों करना बहुत जरूरी है ना। एंड फिर इसी तरह से ग्रामर होते हैं, इसमें व्याकरण, कोई भी एक छोटा सा बुक व्याकरण का लेकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसमें भी उसी तरह की बात होती है, मुहावरे होते हैं, वाक्य को शुद्ध करना होता है, पर्यायवाची शब्द लिखना है, ओके, अंतर करना है कि कपट और कपाट में क्या अंतर है ना, गुड़ और गुरु में क्या अंतर है, जूठा और झूठा में क्या अंतर है। तो बहुत सिंपल सा चीजें होती है, इन सबको जरूर करना चाहिए। और जैसा अभी हमने कहा कि इसमें भी आपको 80 to 90 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो ये पूरी तरह से आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। क्लियर। मैं यहीं पे आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ कि जो आपको कुछ सीट मिलते हैं वो इस तरह के सीट मिलते हैं। अगर आप देखें जब हम लोग एग्जाम देते थे तो हम लोगों के समय में भी सीट इस तरह से मिलते थे, ऐसे कृषि के लिए एक अलग सीट मिलते थे, है ना। और इसमें ऐसे करके लिखा होता था, ऐसे करके खाने दिए होते थे। और इसमें आपको कैसे लिखना है, तो इसमें ऐसे लिखना है, जैसे मान लीजिए राम का कलम लाल रंग का है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड 1 2 3 4 5 6 7। इससे आसानी क्या होता है एग्जामिनर को कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर 5 वर्ड है, तो 5 और जितना आपने 9 लिखा 5 गुना 25 या 5 गुना जो भी आप लिखे हो तो 125 वर्ड, इस तरह से वो काउंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कंपलसरी पेपर्स के बारे में जानकारी। और हम नेक्स्ट क्लास में आपको, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है वो जीएस की जानकारी देंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं। थैंक यू।